नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। पनामा पेपर मामले में नवाज शरीफ को फौरी राहत, आरोपों की जांच के लिए पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बनाया संयुक्त जांच दल, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा। अन्नाद्रमुक के विलय में पनीर सेल्वम गुट की शर्त, शशिकला और दिनाकरण को पार्टी से हटाने की मांग, कहा सीबीआई करे जयललिता की मौत की जांच। ईपीएफ पर घटी ब्याज दर, साल 2016-17 के लिए 8.65% की दर मंजूर, जल्द जारी होगी अधिसूचना। कश्मीर में जीप से प्रदर्शनकारी को बांधने की होगी सैन्य जांच, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए 1 महीने का वक्त, परिस्थितियों की भी होगी तहकीकात। स्कूलों में नहीं बेची जाएं किताब और यूनिफॉर्म, अभिभावकों की शिकायत के बाद सीबीएसई का निर्देश, कहा व्यापार के लिए नहीं विद्यालय। और अब पहली खबर। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके परिजनों की जांच होगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई है। नवाज शरीफ की पार्टी ने इसे अपनी जीत बताया तो विपक्ष ने उनसे इस्तीफा मांगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पनामा पेपर लीक मामले में फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पूरे सबूत नहीं हैं। हालांकि कोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए संयुक्त जांच दल यानी JIT बनाया गया है। JIT के सामने नवाज शरीफ के साथ ही उनके दोनों बेटों हसन और हुसैन को पेश होना होगा। नवाज शरीफ की पार्टी ने फैसले का स्वागत किया है। अदालत-ए-उज़्मा ने मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ ये फैसला किया है जो मियां नवाज शरीफ ने आज से 6 माह कबल कहा था कि कमीशन बने और वो कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। हम हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। 5 जजों के बेंच ने आम राय से फैसला नहीं दिया। 2 जजों ने फैसले से अलग राय रखी और नवाज शरीफ को पद से हटाने की बात कही। JIT में संघीय जांच एजेंसी के साथ ISI और सैन्य खुफिया एजेंसी को भी शामिल किया गया है। तहकीकात 2 महीने में पूरी होगी। हर 2 सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट को प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी। विपक्षी दलों ने फैसले को जीत बताया है। मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफा दे और कम से कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पे इस्तीफा दे। इस बात की मिठाई बांटी जा रही है कि 2 सीनियर जजों ने कह दिया है कि आप नाअहल हैं, उन्होंने कह दिया है कि आप सादिक और अमीन नहीं रहे। इस बात की मिठाई खा रहे हैं आप। ये मामला पनामा पेपर लीक मामले के बाद सामने आया है। आरोप है कि 90 के दशक में प्रधानमंत्री रहते हुए नवाज शरीफ ने गलत तरीके से पैसे विदेश भेजे। इससे लंदन में फ्लैट खरीदे गए। विपक्ष का आरोप था कि विदेशी कंपनियों के जरिए इन संपत्तियों का प्रबंधन किया गया और इनकी जानकारी छिपाई गई। इमरान खान की पार्टी समेत कई दलों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार और विदेशी मामलों के जानकार कमर आगा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका कमर आगा साहब। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ मैं कि इसको राहत माना जाए नवाज शरीफ के लिए, या विपक्षी पार्टियां जैसे आरोप लगा रही हैं कि दरअसल ये तो उनकी इमेज को और धक्का पहुँचा है? मैं समझता हूँ कि ये कोई राहत नहीं है, इसलिए कि इनके गवर्नमेंट के लोग इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनसे पूछताछ करेंगे। वो डिपार्टमेंट्स जो इनके अंडर में आते हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये कोई अच्छी कदम नहीं है। बेहतर ये होगा, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही बनती है कि इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। आप भी ऐसा समझते हैं जो विपक्ष कह रहा है? वो विपक्ष कह रहे हैं जी, रोज़ाना डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे, प्रॉब्लम इनके लिए बढ़ती जाएगी। और फिर उसके अलावा ये भी होगा कि एक इनके ऊपर एक शुबा तो हो ही गया है, इसलिए कि इन्होंने प्रॉपर्टीज़ तो ख़रीदी हैं, अकाउंट्स वहाँ पे हैं जिसका ये तस्लीम भी करते हैं, इनके बेटे भी कहते हैं अकाउंट है, वो ये कहते हैं कि लीगल तरीके से हम लेके गए हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा ये गया है कि पनामा में ये जो ऑफशोर बैंकिंग है, इसमें पैसा इलीगल ही जाता है ज़्यादातर लोगों का। लेकिन अभी
बहरहाल इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। ये एलिगेशंस हैं, बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, और वहाँ पे जिस तरीके से हमने पहले भी देखा कि अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है, उनकी मॉरल सपोर्ट भी कम हो गई है, मॉरली भी वो बाउंड हो गए हैं। और दूसरी बात ये कि उनकी सपोर्ट भी लगातार कम होती चली जा रही है। जब से ये पेपर्स आए हैं वो अपनी कोई पॉलिसी को भी नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे, और जो कुछ आर्मी उनसे कह रही थी वही कर रहे थे, बिल्कुल लेम डक से प्राइम मिनिस्टर हो गए थे। लेकिन इस जजमेंट के बाद तो मैं समझता हूँ कि और आपको लगता है कि कमज़ोर हुई है, कमज़ोर हो जाएंगे। वैसे वो अगर ऐसी बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ हुई तो वो अपनी बेटी को चाहेंगे, मरियम को वो बहुत चाहते हैं, और वो उनकी पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हैं, वो उनके साथ काफ़ी जुड़े हुए भी हैं। अगर ऐसी कोई आफत आती है तो वो चाहेंगे कि उसी लेकिन आरोप जिस तरह के लग रहे हैं वो ये भी है कि दरअसल सीधे तौर पर इनका लेना देना नहीं है, सीधे तौर पर जो है वो नवाज शरीफ इसमें शामिल नहीं है। अगर परिवार के लोग भी हैं तो उसमें भी वही कह रहे हैं कानूनी तौर पर उन्होंने ऐसा किया है। तो फिलहाल ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक क्या जैसा डिफेंस अपना करने की कोशिश कर रहे थे नवाज शरीफ, क्या वो कमज़ोर हुआ है या मजबूत हुआ है? देखिए काफ़ी कमज़ोर हुआ है उनका डिफेंस। उनके लड़के इन्वॉल्व हैं, तीनों का नाम है उसके अंदर, तीन नाम है उनके अंदर। वो इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हमने लीगल किया। दूसरी तरफ ये जिन लोगों ने पिटिशंस दायर किए तो उनका कहना ये है कि इन्होंने टैक्सेस नहीं दिए हैं उसके ऊपर। तो ये बड़ा ट्रिकी मामला है, 2 महीने में सामने आ जाएगा ये सब कुछ है, लेकिन ये कि अपोजिशन तो खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसका कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है या नवाज शरीफ को राजनीतिक तौर पर फंसाने की कोशिश नहीं हो रही है? देखिए ये तो हमेशा अपोजिशन का काम होता है। जिस तरह की अपोजिशन पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, वो इस तरह की चीज़ें कोई भी मसले को छोड़ती नहीं है। और फिर वहाँ की कोई डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी भी नहीं है। आर्मी भी चाहती है कि इनसे खुश नहीं है, वो भी चाहती है कि इमरान खान वहाँ पे इमर्ज हों, जो कि बहुत जिनको के पूरा समर्थन है आर्मी का, उनको वो चाहती है, लगातार बैक कर रही है। इनको एक तरफ से कमज़ोर किया जा रहा है, दूसरी तरफ उनको बढ़ाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बड़े लीडर हैं, उनकी काफ़ी वहाँ पे सपोर्ट भी थी। अब देखना यह है कि कितनी सपोर्ट उनकी कम होती है या बढ़ती है इस पीरियड के अंदर, ये वक्त बताएगा। और वो ये भी सही है, वो ये भी चाहते थे कि भारत से संबंध अच्छे हों, मगर वहाँ की सेना ऐसा नहीं चाहती थी, और इसी वजह से वो उनके ऊपर लगातार प्रेशर भी बना रहा। और वो अब बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि 2 सवाल आपसे महत्वपूर्ण पूछना चाहती हूँ मैं। एक तो ये कि जिस तरह के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले आ रहे हैं फ़िलहाल पाकिस्तान से, इसके अलावा कश्मीर का मामला जो है वो कहीं ना कहीं अगर जो उनकी घरेलू प्रेस है उसको भी देखें तो वो समझते हैं कि उनके हाथ से निकला जा रहा है। तीसरी बात, अभी जिस तरह की हत्याएँ हो रही हैं ब्लास्फेमी और दूसरे मामलों को लेकर, तो एक तरह से पूरी जो सामाजिक व कानूनी व्यवस्था है वो भी लचर और कमज़ोर नज़र आ रही है पाकिस्तान में। क्या आपको लगता है कि इन हालात के मद्देनज़र अब पनामा पेपर्स का निकलना क्या वाकई ये कुल मिलाकर उनके पक्ष में नहीं जा रहा है? आरफा, एक तो पहली बात तो ये कि अभी इलेक्शन भी होना है कुछ समय के बाद, और गवर्नमेंट काफ़ी पहले ही से लेम डक सी नज़र आती है, इनइफेक्टिव हो चुकी है, इतने एक्यूजिशन है। फिर उसके बाद अगर आप देखिए कोटा के एरिया में ऑपरेशंस इनके चल रहे हैं, फिर उसके अलावा सिंध में भी आर्मी डिप्लॉयड है, बलूचिस्तान की हालत बेइंतहा ख़राब है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन तमाम जगहों से आ रहे हैं। पख्तूनख्वा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, वहाँ पे भी आर्मी लगी हुई है, वहाँ के भी हालात ठीक नहीं है। पंजाब में भी आए दिन बम ब्लास्ट होने लगे जो पहले नहीं होते थे। तो इन हालात के अंदर भी, जैसा कि आपने बताया कि इंटरनल सिचुएशन इतनी ख़राब होती जाती है, उसके ऊपर फिर पॉलिटिकल क्राइसिस ये वाली खड़ी हो गई, तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गई है। 2 महीने तक तो इनको इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशंस रोज़ाना, ये किस तरह से काम होगा मेरी नहीं समझ में लेकिन आता। क्या ये मजबूत विपक्ष के तौर पर इमरान खान क्या खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान में? ये कहा जा सकता है कि जो जरदारी हैं उनकी पार्टी, वो आपको लगता नहीं है कि किसी हैसियत में है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जरदारी साहब, देखिए पाकिस्तान की सेना ने एक स्ट्रेटजिक डिसीजन पिछले इलेक्शन में बिल्कुल साफ तौर से ले लिया था कि अब वो सेकुलर लिबरल ग्रुप्स को इमर्ज नहीं करने देंगे। उसमें ये था, पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि जरदारी की जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनकी पार्टी के लोग अपनी कैंपेन तक नहीं कर पाए थे, पब्लिक रैलीज तक नहीं कर पाए थे, टीवी के थ्रू उन्हीं ने काम किया था, घर पे नहीं जाने पाए थे। फिर दूसरी तरफ ये भी था ANP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, उनके साथ भी कई 100 लोग उनके मरे ड्यूरिंग कैंपेन, उनके एक्टिविस्ट को मारा गया, पॉलिटिकल वर्कर्स मरे इलेक्शन के दौरान में। मैं नहीं समझता कि वो इमर्ज कर पाएंगे। वो एक सिंध की पार्टी, रीजनल पार्टी। तो भारत के लिए ये किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इससे, अगर इमरान खान इमर्ज हो रहे हैं बड़े नेता के तौर पर? ये हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की थी कि भारत से अच्छे संबंध हो जाएंगे, वो चाहते भी थे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इनॉग्रल सेरेमनी के दिन, जिस दिन शपथ ली थी, गृह में बुलाया, वो आए। आर्मी नहीं चाहती थी आए। उसके बाद भी वो 2 बार उनसे मिले, पेरिस में भी मिले, उफा में भी मिले, और लग रहा था कि बात आगे बढ़ेगी। और जांचे परखे हैं नेता, जी वो हाँ, जानते हैं। उनके अब, लेकिन वो साथ में एक बिजनेसमैन भी हैं, वो देख रहे थे कि फ़ायदा है भारत से दोस्ती करने में, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा और रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी देख रहे थे कि अगर दोस्ती होती है भारत से तो आर्मी वहाँ कमज़ोर होगी। लेकिन ये कि आर्मी ने जी पूरी कोशिश यही रही कि वो। तो चलिए देखते हैं अब आने वाले दिनों में किस तरह के हालात बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमर आगा साहब। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। वीआईपी कल्चर खत्म करने की ओर कदम। कैबिनेट ने लाल बत्ती पर लगाई रोक। क्या मानसिकता में भी होगा बदलाव? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। करेंसी बिल्डिंग कोलकाता, इतालवी वास्तुकला का बेहतरीन नमूना। इसे खूबसूरत बनाते हैं आलीशान गुंबद, लोहे का विशाल गेट और जालियां। करेंसी बिल्डिंग एक जमाने में थी देश की अर्थव्यवस्था की जान। कुछ दिनों रिजर्व बैंक का मुख्यालय रही इस इमारत की तब देखते बनती थी आन बान और शान। सन 1833 में बैंक ऑफ आगरा के लिए हुआ था इस 3 मंजिला इमारत का निर्माण। तमिलनाडु में एआईएडीएमके में सुलह के लिए पनीर सेल्वम गुट ने आज नई शर्त रख दी है। इसमें शशिकला और दिनाकरन को पार्टी से हटाने की मांग की गई है। पलानीसामी सरकार से जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराने की शर्त भी रखी गई है। इधर एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता एम थम्बिदुरई ने राज्यपाल से मुलाकात की है। एआईएडीएमके के दोनों धड़ों के विलय में नया पेच आ गया है। गुरुवार को पनीरसेल्वम गुट ने बैठक के बाद अम्मा गुट के सामने नई शर्तें रख दी हैं। इसमें शशिकला और दिनाकरन को पार्टी के महासचिव और उप महासचिव पद से हटाने की मांग की गई। साथ ही शशिकला की अगुवाई वाले एआईएडीएमके अम्मा की तरफ से चुनाव आयोग में दायर उस हलफनामे को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें वीके शशिकला को पार्टी महासचिव और टीटीवी दिनाकरन को उप महासचिव बनाए जाने की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा ई पलानीसामी सरकार से जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। We want him to be out with a resignation letter stating that I am not a assistant general secretary, and we want Sasikala also to get removed from the party and also from the membership. Okay, so that is our first demand, but that has not happened. They said they're just going away, but we wanted them to totally get removed from the party. And the second demand is probe needs to be organized for Amma's mysterious death. बदलते घटनाक्रम के बीच एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता एम थम्बिदुरै ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने इसे सौजन्य भेंट बताया। கவர்னரை ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தேன் வழியே வேறொன்றும் கிடையாது. கவர்னர் எனக்கு ஒரு நண்பர். நான் 98 99 முதலே மத்திய அமைச்சராக இருக்கும் பொழுது அவர் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார். பிற மத்தியில் அமைச்சராக இருந்தார். बुधवार को पलानीसामी की अगुवाई में हुई बैठक में शशिकला और दिनाकरन को पार्टी के फैसलों से अलग रखने और पार्टी के कामकाज के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया था। दिनाकरन ने भी नरम रुख दिखाया है। They are not doing anything to alleviate the problems faced by the people of Tamil Nadu. Nobody is bothered about them. They are only bothered about settling their internal squabbles and ensure how to safeguard their money which they have looted from the state of Tamil Nadu. We cannot deny the fact that there is this invisible hand of the central government which is playing out in the form of these mergers, these splits and everything.
दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग के अधिकारी को घूस देने की कोशिश के मामले में AIADMK के उप महासचिव TTV दिनाकरन को समन सौंप दिया है। उन्हें शनिवार को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। जयललिता के निधन के बाद शशिकला नटराजन ने AIADMK की कमान अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल जाने से पहले उन्होंने दिनाकरन को पार्टी का उप महासचिव बना दिया था। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम गुट ने मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली कांग्रेस में नेताओं के आपसी मतभेद खत्म नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली महिला मोर्चा प्रमुख बरखा शुक्ला सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने उनके साथ बदतमीजी की, लेकिन पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। बरखा ने कहा कि उन्होंने उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता विपक्षी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। इससे पहले शीला सरकार में मंत्री रह चुके अरविंदर सिंह लवली भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इन एक साल में मैंने कम से कम 50 मरतबा राहुल गांधी जी से मिलने की कोशिश करी, कोई मुलाकात नहीं। एक बार एक आदमी है कोई अलंकार वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप जाके माकन जी से मिलिए, तो जिसकी शिकायत हम उससे कैसे मिलेंगे। एनजीटी ने श्री रविशंकर को कड़ी फटकार लगाई है। हरित न्यायाधिकरण ने कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। ये टिप्पणी रविशंकर के उस बयान पर आई जिसमें यमुना को पहुंचे नुकसान के लिए सरकार और एनजीटी को जिम्मेदार ठहराया गया था। एनजीटी ने आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम से यमुना को पहुंचे नुकसान को लेकर श्री रविशंकर की टिप्पणी पर ऐतराज जताया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने कहा कि आपको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। आपको मनमाने तरीके से बोलने की छूट किसने दी, ये हैरान करने वाला है। रविशंकर ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद कहा था कि उनका कार्यक्रम सारी मंजूरियों के बाद हुआ था। रिपोर्ट पर जवाब के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को 9 मई तक का समय दिया गया है। हम लोगों ने कोर्ट के आगे ये सबमिट किया है कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उस रिपोर्ट के और जो कंक्लूजन रिपोर्ट है हमें सिर्फ पिछले ही हफ्ते दिया गया है। सो वी हैव रिक्वेस्टेड फॉर अ लिटिल मोर टाइम फ्रॉम द कोर्ट to file our response to that, and the court has very kindly given us the date of 9th of May. बीजेपी सांसद महेश गिरी ने एनजीटी की टिप्पणी की आलोचना की। एनजीटी ने जिस तरह की बयान आज की है, मुझे लगता है कि एनजीटी पूरी तरह से बायस्ड हो रही है और समझ में नहीं आ रहा ये पैनल किस तरह से काम कर रही है। रिपोर्ट में जैव विविधता को भारी नुकसान की बात कही गई थी। समिति ने कहा था कि इसकी भरपाई के लिए 42 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के कई इलाकों से आज 10 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। ये आतंकी गुटों से प्रभावित थे। पुलिस का दावा है कि ये आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ये ऑपरेशन पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश ATS ने गुरुवार को दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी की। ऑपरेशन में मुंबई, जालंधर, बिहार के नरकटियागंज, उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुजफ्फरनगर से संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि 4 लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं, बाकी लोगों से पूछताछ जारी है। पुलिस की और अन्य एजेंसीज की, जो कि अन्य स्टेट्स की भी एजेंसीज हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व थी, उनके साथ मिलकर इसको पहले ही इस पूरे ग्रुप को अरेस्ट कर लिया गया। कुल मिला के 9 लोग हैं। अभी जो 4 लोगों के खिलाफ हमारे पास एविडेंस है, बाकी के 5 लोगों से अभी पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं और किसी आतंकी गुट से इन्हें मदद नहीं मिली है। इन लोगों को साजिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। परंतु ये सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ रेडिकलाइज्ड, अपने आप को खुद ही किन्हीं माध्यम से उन्होंने अपने आप को प्रेरित किया है और वो इस प्रकार से कोई ग्रुप बनाया है उन्होंने जिसके कारण जो मिलकर एक घटना करना चाहते थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट्स के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार पुलिस शामिल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में युवक को जीप से बांधने के मामले में सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए 1 महीने का वक्त तय किया गया है। पीटीआई के मुताबिक जांच के दौरान उन परिस्थितियों की भी जांच होगी जिसमें ये कदम उठाना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने भी FIR दर्ज की है। हालांकि FIR में किसी का नाम नहीं है। ये घटना 9 अप्रैल की है। इस दिन श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव था। मतदान के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी।
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ पर 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। नई दर पिछले साल के मुकाबले कम है। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आज ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ईपीएफ के 4 करोड़ से ज़्यादा अंशधारक हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टियों ने पिछले साल दिसंबर में ईपीएफ पर 8.65% की दर को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय ने साल 2015-16 में ब्याज दर घटाकर 8.7% करने का फैसला किया था, लेकिन आलोचनाओं के बाद सरकार ने इसे 8.8% कर दिया था। सीबीएसई ने स्कूल के परिसरों में किताबों, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की दुकानों को लेकर चेतावनी दी है कि स्कूल का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए न किया जाए। बोर्ड ने कहा है कि स्कूल किसी चयनित विक्रेता से कॉपी किताबें खरीदने के लिए बच्चों को बाध्य न करें। ऐसा करने वाले स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अभिभावकों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीबीएसई ने एडवाइजरी भी जारी की है। इसके अलावा बोर्ड ने एनसीईआरटी की किताबों के ही इस्तेमाल पर जोर दिया है। बोर्ड को एनसीईआरटी किताबों की जगह अन्य किताबें खरीदने के लिए दबाव डालने की शिकायतें मिल रही हैं। कश्मीर में आज तीसरे दिन भी हाई स्कूल और कॉलेज बंद रहे। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से घाटी में एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया। स्कूल और कॉलेजेस कल भी बंद रहेंगे। बीते शनिवार को पुलवामा के एक कॉलेज में कथित रूप से बल प्रयोग का छात्र विरोध कर रहे हैं। इसके खिलाफ सोमवार को प्रदर्शन हुए। अलगाववादियों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है, इसलिए शुक्रवार को भी स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन के रवैये को गैर कानूनी बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अंग रहेगा। कुछ शहरों के नाम बदल देने से उनकी वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा कि चीन ने भले ही अरुणाचल प्रदेश के 6 शहरों के नाम चीनी में रख दिए हों, उससे भारत में उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चीन ने कल 6 जगहों के नए नाम रखे थे। If you rename or invent names for the towns of your neighbor, it doesn't make illegally held territory legal. So Arunachal Pradesh has always been an integral part of India, and it will continue to be so. कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान से एक बार फिर मिलने की इजाज़त मांगी है। ये 15वीं बार है कि भारत ने इस तरह की मांग की है। भारत ने पाकिस्तान से कुलभूषण जाधव के मामले में आधिकारिक तौर पर आगे की कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। पाकिस्तान ने अभी तक भारत के इन मांगों की कोई जवाब नहीं दिया है। There have been legal proceedings in Pakistan against Mr. Kulbhushan Jadhav. So indeed, if there have been any proceedings against him, then obviously we would like to see officially the details of those proceedings. So this is what we have sought from the government of Pakistan. And we would also, of course, like to know what is the future course of action. ऑस्ट्रेलिया ने नागरिकता कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। नए कानून के तहत नागरिकता के लिए उम्मीदवारों की अंग्रेजी पर पकड़ होना ज़रूरी है। इसके अलावा 4 साल तक स्थायी निवासी ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता देते वक्त सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस फैसले से ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता की चाह रखने वाले भारतीयों को मुश्किल हो सकती है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।